Hello and welcome everyone. This is Professor Zamir Sheikh, Faculty of Chemistry from Shri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. So hope आपका जो आज का पेपर है केमिस्ट्री का सेमेस्टर 6 बीएससी थर्ड ईयर का अच्छे से आपने इसको लिखा होगा और उसी को हम हाईलाइट करते हुए आज हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं. सो स्टे विथ अस. आपके सामने आज का पेपर है, राइट, और आप इसको करेक्ट कर सकते हैं कि आपने कैसे इसके आंसर्स आपने मेंशन किए हैं और क्या ज़रूरी था लिखना और क्या नहीं था, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली वी आर फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो होता है 8 मार्क्स के लिए. टोटल इसको होते हैं 8 मार्क्स, राइट, और बाकी सारे क्वेश्चंस को 12 मार्क्स दिए गए, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो दिया गया है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का, राइट. और फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला द फिल इन द ब्लैंक्स है आपका ग्रेटर द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन डैश 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 इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, राइट. सो अब क्या होता है कि इसके पहले वाले सॉल्यूशन में पेपर डिस्कशन में हमने ये सवाल डिस्कस किया था कि अगर सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज, राइट, ओके, चार्ज मतलब क्या, साइज़ छोटी हो जाना, राइट, और जैसे जैसे चार्ज आपका बढ़ता है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो बढ़नी चाहिए. दैट इज सिंपल, राइट. सो ग्रेटर द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. दैट मीन्स +3 अगर कोई मेटल होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू +2 कंपेयर टू द +1. ओके, सो द वेरी सिंपल आपको इसको क्या लिखना था, इंक्रीजेस. व्हाट इज द वर्ड हियर, इंक्रीजेस, राइट. चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. इन निकेल, इन टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इज, ऑब्वियस बात है, ऑल मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस आर न्यूट्रल. यानी कि ये जो Na है आपका वो किसको किसको कोऑर्डिनेट हुआ है, कार्बोनाइल्स को. और कार्बोनाइल्स कैसे होते हैं, कार्बोनाइल्स आर न्यूट्रल. दैट मीन्स कोई भी कार्बोनाइल्स अगर हमने कंसिडर किया तो इस पर 0 चार्ज होता है. सो 0 चार्ज हो गया, इसका मतलब निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आना चाहिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द निकेल इज 0. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे. द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस टुवर्ड द ग्रेटर इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज. ग्रेटर इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम Emax की बात कर रहे हैं, Emax आपका बढ़ रहा है, राइट. और जब Emax आपका बढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट. दैट इज कॉल्ड एज अबाउट दी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट नाउ. ओके, चलिए. सो ये हो गया दूसरा. तीसरा अभी हम बढ़ते हैं चौथे के ऊपर. द प्रोटॉन्स हैविंग डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एज नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. हम इनको क्या कहेंगे, नॉन इक्विवेलेंट. सो दीज आर द 4 आपके क्या रहेंगे, अप्रोप्रिएट या फिल इन द ब्लैंक्स में हम ऐसे बता सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव. यू हैव टू मेंशन द करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आप में से एक पर्टिकुलरली आपको एक करेक्ट आंसर आपको देना है. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम न्यूक्लियर केमिस्ट्री. एनर्जी चेंज associated with the nuclear reaction is defined as a Q value, right. So Q value से हम क्या पता करते हैं, एनर्जी चेंज जो होती है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस की वो हम डिफाइन करते हैं, राइट. सो Q वैल्यू जो होती है मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव. अगर वो एनर्जी रिलीज होती है सो इन दैट केस वो पॉजिटिव होता है, और अगर वो एब्जॉर्ब होता है तो उस केस में आपका Q वैल्यू क्या रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा, ठीक है. एंड जनरली Q वैल्यू जो है वो हम मेगा इलेक्ट्रॉन होल्ड, ठीक है, ऐसा हम उसको कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लोरोफिल. आपको पता है क्लोरोफिल एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, राइट. बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका. क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट इज. क्लोरोफिल मतलब आपको पता होगा पॉर्फिरिन रिंग होता है, राइट. और पॉर्फिरिन रिंग के अंदर आपका जो है वो होता है मैग्नीशियम. दैट इज कॉल्ड एज ए मैग्नीशियम पॉर्फिरिन कॉम्प्लेक्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट दी दिस वन. अगर आयरन पॉर्फिरिन कॉम्प्लेक्स अगर होता तो ये क्या हो जाता, दिस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है. ओके,
और बाकी ऑप्शन तो आपको उसमें से इग्नोर ही करने हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया है, द नंबर ऑफ सिग्नल इन द NMR स्पेक्ट्रा इज टेल्स अबाउट। मैंने आपको लास्ट इसमें बताया था कि आपके पास जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स आपको मिलते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन, या फिर उसको अपन नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे आउट ऑफ दैट हम बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आप, कौन सा ऑप्शन मैच रहेगा आपका, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन इन द मॉलिक्यूल, राइट। सो दिस इज द करेक्ट alternative, okay, different kinds of proton in a molecule, that is the correct answer for that question number 3. The fourth MCQ, that is what the photoelectric effect, right, photoelectric effect से related है, that is the question from quantum mechanics, that is elementary quantum mechanics, okay, physical chemistry का part रहेगा ये। सो photoelectric effect जनरली क्या होता है कि मेटल सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक्साइट हो जाते हैं, राइट। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसी फेनोमेना जहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है ऑन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन द सुटेबल लाइट ऑफ वेवलेंथ पर्टिकुलरली फॉल ऑन इट नाउ, राइट। सो इस फेनोमेना को हमने बोला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड दैट मीन्स जो एक्साइटेड होता है इमिशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, ओके, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। So the question number C, answer the following in one sentence. First का है आपका define silicones। अब ये जो पार्ट है आपका वो आया है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के थ्रू, इनऑर्गेनिक पॉलीमर नाम का जो आपको चैप्टर था उससे आपको आया है। सिलिकॉन्स मतलब क्या होते हैं, सिलिकॉन्स एक न्यूट्रल इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, ठीक है, जिसमें या तो चेन हो सकती है, या तो रिंग हो सकता है, या तो फिर आपका नेटवर्क हो सकता है, या तो फिर लीनियर फॉर्म में भी हो सकते हैं। एंड सिलिकॉन्स का मतलब क्या होता है, दीज आर नथिंग बट दी अल्टरनेशन ऑफ द SiO लिंकेज, ऐसे वाले जो होते हैं बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिलिकॉन्स नाउ, ओके। और इनका जो जनरल फार्मूला है वो जनरल फार्मूला आपका क्या रहेगा, दिस इज व्हाट द जनरल फार्मूला फॉर व्हाट द एनी सिलिकॉन्स नाउ। सिलिकॉन्स आर नथिंग बट दी दे आर द इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ओके, और जिनमें अल्टरनेट क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन का लिंकेज होता है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दी सिलिकॉन, सिर्फ आपको एक सेंटेंस में इसको मेंशन करना था, ओके। नेक्स्ट है आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक है, ओके। इसमें अलग अलग पैरामीटर हम यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन पोलैरिटी, जैसे TLC नाम की टेक्निक है वो हम पोलैरिटी की बेस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें डेफिनेशन लिखनी है कि जिसमें हम कलर कंपोनेंट जो होते हैं वो हम सेपरेट कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी मिक्सचर को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट दिस मेथड नाउ। सो क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स व्हाट दी स्केच नाउ, ओके। सो टू सेपरेट दैट पर्टिकुलरली फेनोमेना, और इसको माइकल स्वेट नाम का जो साइंटिस्ट है जिसने इसको प्रपोज किया था सबसे पहले। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ बेस पिक। बेस पिक इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, बेस पिक मतलब वो होता है, लेट्स एग्जांपल अगर हम मास स्पेक्ट्रम निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन मास स्पेक्ट्रम दिस इज़ व्हाट रिलेटिव एबंडेंस एंड दिस इज़ व्हाट दी M/Z वैल्यू। सबसे हाईटेस्ट होता है जो पीक, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो वाला जो पीक होता है वो होता है जनरली बेस पिक। सो बेस पिक इज़ द मोस्ट इंटेंस पीक, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस पिक इज़ द मोस्ट इंटेंस्ड पीक इन द मास स्पेक्ट्रम, और वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, ओके। लेटर ऑन एक आपका और एक करेक्ट आपको आंसर लिखना है वन सेंटेंस में, व्हाट इज़ एक्सॉर्जिक रिएक्शन। एक्सॉर्जिक रिएक्शन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में उस रिएक्शन को बोला जाता है जिस रिएक्शन में आपकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है, एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी, लिबरेट होती है। ऐसे वाले रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। और जब एनर्जी लिबरेट होती है सो की वैल्यू मस्ट बी अ पॉजिटिव, okay, and such a type of what reactions are called as a exorgic reactions, okay। So these are the four your questions, okay, जिसको हमको एक सेंटेंस में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉर एनी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ओके। अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल आपको कॉम्प्लेक्स कंसिडर करना है, सो टेक द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मैं पूरा नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट में यहाँ पे लिखूँगा, लेट्स से Ml5 एंड X इज देयर नाउ। ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है,
और सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका डिसोसिएशन ऑफ द वन ऑफ द लिगैंड, और डिसोसिएशन जब हो जाता है आपका, सो यू विल गेट दी Ml5+X नाउ, एंड देन लेटर ऑन Y विल बी इंटरेक्टेड। जब Y आपका आ जाएगा, सो योर कॉम्प्लेक्स विल बी Ml5 एंड Y। दिस इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 पढ़ा है उसी तरह से ये भी है। बट क्या होता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 5 हो गया, और वापस से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट क्या होता है कि इसकी जो ज्योमेट्री थी वो कितनी है, ऑक्टाहेड्रल है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, या तो ये स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, राइट, इट मे बी अ स्क्वायर पिरामिडल और इट may be a trigonal bipyramidal, and back to what your octahedral. Such kind of what reactions are called as a dissociative mechanism, right, जहाँ पे हमने क्या किया है 5 मेंबर, हाँ देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 6 था यहाँ पे 5 हो गया, राइट। और ये 2 स्टेप में मैकेनिज्म जाता है आपका। पहला आपका x आपका निकल गया और दूसरे स्टेप में आपका y आ गया। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है बट इट इज़ अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मैं इसको रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जनरली किसी भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको पता होगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है सोर्स, जिसका काम है मैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोड्यूस करना। यहाँ पे हमारा होता है सैंपल, राइट, और सैंपल जनरली हम क्यूवेट में रखते हैं, राइट, या सैंपल कैविटी होती है, और उसके बाद इस सैंपल कितना एब्जॉर्ब किया है उसको हम करते हैं डिटेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिटेक्टर, एंड फाइनली व्हाट, एम्पलीफायर इज देयर एंड देन रिकॉर्डर इज देयर ना। ओके, रिकॉर्डर, और आपको डायरेक्टली डिस्प्ले के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। सो किसी भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इतने पार्ट होते हैं आपके। सोर्स का काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोड्यूस करना, और यहाँ पे हम जनरली मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं, जिसका काम है एक डिज़ायर्ड वेवलेंथ का लाइट को सेलेक्ट करना और वो इंटरेक्ट करवाना किस साथ में, सैंपल के साथ में, राइट। और फिर हम डिटेक्टर के थ्रू पता लगाते कि कितना उसने लाइट के साथ इंटरेक्शन हुआ है। एंड बेसिकली लाइट मैटर इंटरेक्शन इज नथिंग बट द स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, और इसके कंपोनेंट भी इतने तरह से हो सकते हैं, सोर्स, मोनोक्रोमेटर, और समटाइम इट इज़ कॉल्ड एज ए स्लिट होता है कई कुछ जगह पे, सैंपल कैविटी, दैट इज़ कॉल्ड क्यूवेट, और डिटेक्टर होगा आपका, देन रिकॉर्डर होगा, एम्पलीफायर एंड द स्पेक्ट्रम। ठीक है, दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इसको रेज कर देता हूँ, फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टोफर फील्ड थ्योरी के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे आपको मेंशन कराने होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला तो होता है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन वी हैव, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला क्या रहेगा आपका, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ डी डी इलेक्ट्रॉन, वेदर द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 और sp3d2। जनरली D2sp3 वाले जो होते हैं, जहाँ पे हमने इनर डी ऑर्बिटल यूज़ किया है, वो कॉम्प्लेक्सेस जनरली ज़्यादातर स्टेबल होते हैं। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ए इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। सेकेंड आपका रहेगा यहाँ पे साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सो जितनी छोटी साइज़ रहेगी उतनी क्या रहनी चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़ती है, राइट। सो स्मॉलर द साइज, स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीजेस नाउ। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका चार्ज। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहेगा आपका, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। अगेन जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सो दैट कॉम्प्लेक्सेस विल बी द मोर स्टेबल नाउ। ठीक है, सो हमेशा एक बात याद रखना कि जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा, लेट्स एग्जांपल +3 +2 +1, ऐसे इसका रहना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ इंपॉर्टेंट है आपका ज्योमेट्री। ओके, अब ओबियस बात है कि जिस कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगैंड होते हैं, दैट्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सो 6 कोऑर्डिनेशन वाले ज़्यादातर स्टेबल होने चाहिए कंपेयर टू द 4 कोऑर्डिनेशन सिस्टम ना। तो ऐसे आपको 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वहाँ पे मेंशन करने थे, राइट, जो कि कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, राइट। दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, और वी कैन कॉल्ड एज अ डी इलेक्ट्रॉन। कैसे टाइप के डी इलेक्ट्रॉन आपके अरेंज्ड है, वो वाला, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ओके, so let's move on to the next one, that is RF value. so everybody know about the chromatography. so chromatography में जो हम स्केल निकालते हैं, राइट, और उसके थ्रू हम जो निकालते हैं, इट्स कॉल्ड द रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर के हिसाब से क्या होता है कि जो हमारी क्रोमेटोग्राफिक प्लेट जो होती है, राइट,
और लेट्स एग्जांपल दिस इज़ माय क्रोमेटोग्राफिक प्लेट, और जहाँ पे मैंने स्पॉटिंग किया है, दिस इज़ माय स्पॉटिंग नाउ। अब ये सॉल्वेंट, इसको हमने क्या किया, किसी चैम्बर में रखा है, दैट्स कॉल्ड द क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर, जिसमें सॉल्वेंट डाला हुआ है। अब क्या होता है कि सॉल्वेंट डालने के बाद धीरे धीरे आपका जो जहाँ पे हमने सोल्यूट लगाया था वो धीरे धीरे रन हो जाएगा आपका, एक कहीं तो भी आपको स्पॉटिंग आपको मिलेगी। हम क्या करते हैं फिर, बेस लाइन जो होती है आपकी, दिस इज़ कॉल्ड बेस लाइन। ये क्या है आपकी बेस लाइन। बेस लाइन से आपका जो टॉप लाइन है वहाँ तक आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट कितना ट्रैवल हुआ है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, आर एफ वैल्यू निकालते हैं, राइट। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सोल्यूट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हाट द सॉल्वेंट, एंड दैट इज़ नथिंग बट द आर एफ। और दोनों का यूनिट जो है पर सेंटीमीटर और पर सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया आपका। सो यू विल गेट द ज़ीरो, दैट इज़ जो आर एफ को है यूनिट नहीं होता, इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ओके। और किसी भी मिक्सचर का या किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट का आर एफ वैल्यू है एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आपका होता है। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस बेसिकली है क्या, सो वेन एवर वी हैव सैम्पल, लेट्स से एग्जाम्पल हमारे पास अगर सैम्पल है और उस सैम्पल में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम इस पर इंटरेक्ट करवाते हैं तो क्या होना चाहिए, इस सैम्पल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में क्या होना चाहिए, इंट्रैक्शन होता है। और जो इंट्रैक्शन आपका हो गया उसको हम डिटेक्ट करते हैं। लेट्स एग्जांपल एब्जॉर्बेंस मतलब क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो उसने कितना एब्जॉर्ब किया है, दैट्स कॉल्ड द, लेट्स एग्जांपल I0 इज़ द इंसिडेंट लाइट और ये आपका सैम्पल है, ये कितना इंटरेक्ट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। और एब्जॉर्बेंस किस पे डिपेंड होता है, एब्जॉर्बेंस आपका डिपेंड होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना है एक, और आपका जो सॉल्यूशन का जो जिसमें हमने सॉल्यूशन लिया है उसका लेंथ कितना था, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्यूब, इस इन दोनों पे आपका डिपेंड है, दैट इज़ नथिंग बट द एब्जॉर्बेंस, ओके। एंड विच इज़ बेस्ट एक्सप्लेन बाय व्हाट द बियर्स एंड लैम्बर्ट्स, ओके। Okay, let's move on to the next question. I will erase it. Discuss the techniques of ascending and descending chromatography. Okay, ये भी एक chromatography का question आपको पूछा गया था. So everybody know about the chromatography जो हम color separation या separation technique में इस यूज़ करते हैं. और जो बेसिकली क्या होता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो डिवाइड होती है 4 कैटेगरीज में. एक होता है असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और 2 डायमेंशनल, राइट. और विद रिस्पेक्ट टू दैट असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जो है, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें हम क्या करते हैं कि पेपर जो है हम डीप कराते हैं और हमारा जो ट्रैवल जो है सॉल्वेंट आपका सोल्यूट के साथ जो ट्रैवल होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एन असेंडिंग टाइप ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक. यू कैन रेफर द टेक्स्ट बुक एंड ऑन पेज नंबर 36 पे आपको ये दिया हुआ है, राइट. सो और हम क्या कर सकते हैं, इसका आर एफ वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हाट द सोल्यूट फ्रॉम द बेस लाइन टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हाट द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन. नाउ नेक्स्ट है आपका डिसेंडिंग. डिसेंडिंग इज कम्प्लीटली अपोजिट टू दैट ऑफ योर असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, ओके. जहाँ पे हमने क्या किया है कि एक पेपर सस्पेंड किया है क्रोमेटोग्राफिक टैंक में. ऐसा किया है कि जो आपका सॉल्वेंट जो है वो डाउन आपका फ्लो होगा, दैट मीन्स इट इज़ इन्वर्टेड डायरेक्शन कंपेयर टू द असेंडिंग डायरेक्शन, ओके. और सिमिलरली हम आर एफ वैल्यू उसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द टर्म लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस. लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिन कॉम्प्लेक्सेस का सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही फास्ट होता है, दैट मीन दे आर नॉट अ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, दे अंडरगो द एक्सचेंज वेरी फास्ट. और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जहाँ पे लिगैंड का एक्सचेंज जो है वो आसानी से नहीं होता है, ओके. एंड सच कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड एज ए लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस. अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन से रहेंगे. जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं दे आर इनर्ट वन, और जो हाई स्पिन होते हैं दे आर व्हाट द लेबाइल. इवन हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी हम बता सकते हैं कि अगर D2sp3 रहता है इन जनरली तो वो इनर्ट होता है, और sp3D2 अगर रहेगा तो वो लेबाइल रहेगा. सो ऐसे एक्वा कॉम्प्लेक्सेस आर द बेस्ट नोन फॉर द लेबाइल, राइट, while cyanide and carbonyl complexes are belongs toward the inert family, okay. Now the question from unit number 2,
define the effective atomic number and calculate the EAN particularly for the following given complexes, right? Now see, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैंने आपको कल भी बताया था कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के, राइट? सो कॉम्प्लेक्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस को रिजेंबल करते हैं, सो दैट कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू कॉल्ड एज ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब हम NiCO4 के लिए कैसे निकालते हैं? और जनरली देखो, सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि ये जो तीनों भी कॉम्प्लेक्स है ये है मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स आर वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स दे ओबे द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैसे निकालना होता है? निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 28। आयरन कितना है आपका? 26। और क्रोमियम कितना है आपका? 24। ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। अब हमको कंसिडर करना है लिगैंड्स। लिगैंड कितने? 4। एक CO मतलब एक कार्बोनाइल का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। सो 2 × 4, यहाँ पे कितना आएगा? 5 × 2, यहाँ पे 6 × 2। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है? 28 और ये 8, 28 और 8 कितने होते हैं? 36। इट इज़ रिजेंबल विद द, इट इज़ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक क्रिप्टॉन। उसके बाद कौन है आपका? 26 प्लस 10 हो गए, ये भी 36 हो रहा है, मतलब ये भी आपका क्रिप्टॉन के जैसा हो गया। और 24 प्लस और 12, 24 और 12 कितने होते हैं? ये भी आपका 36 में जा रहा है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द, सिंपल सी बात है, मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनिक कॉम्प्लेक्सेस आर व्हाट दी स्टेबल कॉम्प्लेक्स। एक्सेप्शन है यहाँ पे, ऐसा नहीं सबके सब। VCO6 अगर आप देखोगे तो ये आपका अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि ये 15 इलेक्ट्रॉन वाला ही, सॉरी इसमें 35 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ओके, रिमेंबर दिस। सो ऐसा हम आसानी से इसको निकाल सकते थे, ठीक है? सो होप आपने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा अच्छे से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है आपको कि क्लासिफिकेशन आपको पूछा है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, और किसके बेस पे पूछा है? नेचर ऑफ द मोनोमर एंड ऑन द बेस ऑफ द रिएक्शंस इन द पॉलीमर्स। सो मोनोमर के बेसिस पे हम क्या कर लगा सकते हैं कि एक तो होता है होमो एटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर। सबसे पहले क्या हो गया आपका? होमो एटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर, एक हो गया क्लासिफिकेशन। अब होमो एटॉमिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। लेट्स एग्जांपल पॉलीजर्मेन का मतलब सिर्फ वहाँ पे जर्मेनियम ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ए होमो एटॉमिक। दूसरा होता है हेटेरो एटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर। दूसरा क्या होता है आपका? हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो एटॉमिक का मतलब मोर देन 1 एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉलीमर। अब उसका बेस्ट एग्जांपल सिलिकॉन्स है। सिलिकॉन्स में क्या होता है? SiO होता है, यानी कि 2 एलिमेंट्स आ गए आपके, राइट? और इसको हम बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। नेक्स्ट पीछे आपको साइमल्टेनियसली दूसरा क्या पूछा है कि ऑन द बेस ऑफ रिएक्शंस बताइए कैसे होता है। अब देखो, रिएक्शंस के बेस पे कैसे क्लासीफाई करेंगे इसको? एक तो होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स, दूसरा होता है एडिशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन का वेरी सिंपल है। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई 2 मोनोमर मिक्स होते हैं, लेट्स से A + B अगर मिक्स हो गया, ओके, तो AB मिलना चाहिए आपको, बट साथ में आपको स्मॉल यूनिट लिबरेट होंगे। लेट्स से HCl हो गया, या वाटर हो गया, या फिर अमोनिया हो गया, ये ऐसे मॉलिक्यूल लिबरेट होना, दैट इज़ नथिंग बट दी कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, और एडिशन पॉलीमर्स आपको पता है, एडिशन पॉलीमर्स का मतलब सिंपली हमको 2 मोनोमर्स को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। सो दिस इज़ द आंसर पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस क्वेश्चन नाउ। और एक तीसरा कैटेगरी भी है इसमें, इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन पॉलीमर, जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, राइट? सो नेचर ऑफ, ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर में कितने टाइप्स आ गए? होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक। और ऑन द बेस ऑफ रिएक्शंस कितने आते हैं? एडिशन, कंडेंसेशन और कोऑर्डिनेशन। ओके, चलिए ये तो सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग और फेवरिंग द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। नो, इन जनरली हमने देखा है कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है प्रोसेस, ओके, किसका ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो है आपका ऑक्सीजन का, ये कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, राइट? ओके, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम है लंग्स का जो ऑक्सीजन है उसको बाइंड करा के उसको क्या करना? उसको ट्रांसपोर्ट करना, राइट? एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, और वो आगे उसको ट्रांसपोर्ट कराता है कहाँ पे? आपके मसल तक।
मसल में कौन होता है, मसल में CO2 को कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और वो वहाँ पे CO2 को बाइंड करता है, O2 को रिलीज करता है, एंड दैट विल फॉर्म द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन के वापस में आपके लंग्स में आएगा और फिर वो HbO2 बनेगा। फिर ये प्रोसेस आपकी चलते रहती है, ठीक है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपका हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है, ये जो दोनों बायोमॉलिक्यूल्स हैं और दोनों के दोनों जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में आपके चलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका, इसको और जो था, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन हेक्साकार्बोनाइल क्रोमियम। अब लेट्स से क्रोमियम का आपको स्ट्रक्चर निकालना है यहाँ पे इस तरह से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हम इसका आसानी से स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका आएगा कितना, D2sp3। ओके, D2sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर आउट द पेयर्ड। ओके, ऐसा हम इसको बना सकते हैं। नाउ डिफाइन द पॉलीमर। ऑलरेडी हमने इसके पहले एक्सप्लेन किया है कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की हम बात कर रहे हैं, ओके, जिसमें कई सारे मोनोमेरिक यूनिट आपके ज्वाइन होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। ओके, और सिलिकॉन पॉलीमर्स का एग्जांपल यहाँ पे पूछा गया है आपको। सिलिकॉन पॉलीमर्स मतलब जहाँ पे अल्टरनेशन आपको क्या किसका होना चाहिए, SiO का, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन। इसके अलग अलग टाइप्स भी हैं, जैसे लीनियर, ब्रांच्ड, ओके, वो हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स में अगर हम जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा कितने टाइप्स के सिलिकॉन के पॉलीमर्स, राइट। ओके, नाउ एक्सप्लेन द मेटालोपॉर्फिरिन। सो व्हाट इज़ दैट मेटालोपॉर्फिरिन। नाउ मेटालोपॉर्फिरिन मतलब कौन होना चाहिए कि जहाँ पे पॉर्फिरिन आपको पता होगा, पॉर्फिरिन मतलब एक लार्ज साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें जनरली पायरल एज ए न्यूक्लियस होता है आपका, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि ये एक मेटालोपॉर्फिरिन जो है, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। मेटालोपॉर्फिरिन जो बेसिकली जो है, इसमें एक लार्ज साइक्लिक लिगैंड आपका होता है, ठीक है, ओके, और जिसमें जनरली पायरल होते हैं। कितने पायरल होते हैं, लेट्स से अगर मैं इसको शॉर्ट में निकालूँ तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। नाउ सी, दिस इज पायरल, ये पायरल हो गया, ये एक पायरल हो गया और ये एक पायरल हो गया, और सब के सब ये कैसे ज्वाइन होने चाहिए, कैसे, थ्रू दी मिथाइल, थ्रू दी व्हाट, मिथाइन ब्रिज। ये ऐसे आपका ज्वाइन हुआ है, दिस इज, दे आर ज्वाइन लाइक दिस फैशन। इस वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पॉर्फिरिन बोलते हैं। और अब बेसिकली ये कम्प्लीटली एरोमेटिक हैं, आप थोड़ा बॉन्ड एडजस्ट कर सकते हो उसके अंदर। और इसमें क्या होता है, इसमें पायरल रिंग होते हैं, 4 पायरल रिंग आपके पास प्रेजेंट है, और चारों को हमने क्या किया, दीज आर कॉल्ड एज ए मिथाइल ब्रिज, ओके। डबल बॉन्ड CH जो है ये मिथाइल ब्रिज आपका लगा हुआ है, ओके। और ऐसा वाला जो कंपाउंड आपका होता है दैट्स कॉल्ड द मेटालोपॉर्फिरिन। अब इसको सिर्फ पॉर्फिरिन बोला गया है। अगर हमने मेटल बीच में लगा दिया सो देन ये मेटल आपका कोऑर्डिनेट होगा ऐसे, और ऐसे कोऑर्डिनेट होने के बाद इसको हम बोलेंगे मेटालोपॉर्फिरिन। अब मेटालोपॉर्फिरिन कौन कौन होते हैं, मेटालोपॉर्फिरिन आपके पास है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन मैंने बीच में आयरन लिख दिया तो वो हो गया आपका हीमोग्लोबिन। अगर मैंने M के जगह पे मैग्नीशियम लिखा तो वो हो जाएगा आपका क्लोरोफिल, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। और अगर मैंने उसके जगह पे कोबाल्ट लिख दिया सो देन इट इज़ कॉल्ड एज अ विटामिन B12। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल पर्टिकुलरली फॉर द मेटालोपॉर्फिरिन, ओके, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन यूनिट नंबर 3 के ऊपर। यूनिट नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि डिफाइन द क्रोमोफोर एंड हाउ यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन यूजिंग UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पे कि क्रोमोफोर मतलब क्या होता है। क्रोमोफोर मीन्स जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं या अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, लेट्स एग्जांपल डबल बॉन्ड हो गया है या किसी पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे वाले जो सिस्टम होते हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और क्रोमा मीन्स कलर एंड फोर मीन्स बियर, मतलब एक ऐसा मॉइटी जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का या लाइट दिखाता है, एंड दैट इज़ नथिंग बट द क्रोमोफोर। अब लेट्स एग्जांपल अल्डिहाइड और कीटोन अगर हमारे पास प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो हमको कैसे आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, राइट। सो लेट्स से
in case of what aldehyde or in case of what ketone, let's say this is aldehyde and this is my ketone. अल्डिहाइड और कीटोन में एक चीज़ कॉमन है, कार्बोनाइल. एक चीज़ क्या कॉमन है आपके पास? कार्बोनाइल. ये आपके पास कॉमन है. और कार्बोनिल में होते हैं कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉन? कार्बोनिल में होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. सो हमारे पास एक एमओ डायग्राम ऐसे बन सकती है. कैसे बन सकती है एमओ डायग्राम? दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, दिस इज नॉन बॉन्डिंग, दिस इज व्हाट द पाई स्टार एंड दिस इज व्हाट द सिग्मा स्टार. नाउ अब हमारे पास होने ट्रांजिशंस. ट्रांजिशंस क्या? यूवी का काम क्या है? जब हम यूवी लाइट एक्सपोज करेंगे, व्हेन आई एक्सपोज द यूवी लाइट, then there will be a transitions that takes place. Now sigma to sigma star, pi to pi star, n to pi star and n to sigma star. अब out of this n to pi star and pi to pi star, these are the favored transitions particularly for carbonyl. अगर किसी भी कंपाउंड की ये दो ट्रांजिशन अगर हमको दिखते तो इसका मतलब उस कंपाउंड में अल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है, हम ऐसा इंडिकेट कर सकते. So that's why UV spectroscopy is the best technique to find the types of electron containing molecules. या तो non bonding, pi, sigma, ये सब हम पता लगा सकते हैं, right? This is the basic principle of what UV spectroscopy. And as I mentioned, the various electronic transitions now. UV spectroscopy में हम अलग अलग टाइप्स के ट्रांजिशन देख सकते हैं. सिर्फ हमको ये एमओ डायग्राम ये अगर हमने कंसिडर किए, that let's say this is sigma, this is pi, this is non-bonding, this is what the pi star and this is what the sigma star. So out of that only sigma to sigma star required much more energy, that's why it is not appeared in the visible region. उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजिशन है आपका pi to pi star, फिर है हमारा नॉन बॉन्डिंग टू pi star और आपका एक होता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार. ओके, इसके अलावा भी दो और हैं बट दे आर नॉट, वी कैन कॉल्ड एज ए फॉरबिडन ट्रांजिशंस. ओके, तो हम ये हमारे पास टोटल 6 टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं. आउट ऑफ दैट 6 ट्रांजिशन 4 वी कैन सी द अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल. बट इसमें से भी जो एनर्जी ज़्यादा है वो हम फेवर नहीं करते. सो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में अगर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो ये वाला ट्रांजिशन आपको होगा. ओके, अगर किसी में सिर्फ हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो ये वाला ट्रांजिशन होगा. किसी में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है और हेटेरोएटम भी प्रेजेंट है तो आपका होगा n to pi star भी हो सकता है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस आपके हैं जो हम पता लगा सकते, राइट. नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट द फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन. वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का. सिर्फ हमको करना क्या है कि मॉलिक्यूल को क्लासीफाई करना है. अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर. इफ़ योर मॉलिक्यूल इज़ अ लीनियर, देन हमको फार्मूला क्या अप्लाई करना होता है? 3n-5. अगर हमारा मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, if your molecule is a non-linear, then we can use the formula 3n-6 now. So आपके सामने molecule present है और आपके सामने formula present है. Just apply the formula and find the number of modes. So C6H6 is a non-linear. So 3 into n मतलब क्या है? number of atom. 6 कितने हो गए? 12. ओके, 12-6 12 36. 36 में से 6 गए, कितने हो गए? 30 नंबर ऑफ मोड्स आपको मिलेंगे. मतलब 30 वाइब्रेशन आपको बेंजीन में दिखेंगे. यनो में कितने? यनो इज ए लीनियर मॉलिक्यूल. सो 3 into 2 -5, 6 - 5. 3 into 2 कितना हो गया? 6. 6 - 5, 5 मतलब आपका एक ही मोड आपको देखेगा मिलेगा. नाउ इन केस ऑफ CH4 इज ए नॉन लीनियर. सो मतलब कितना हो गया? 3. नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 5. माइनस कितना हो गया? इट्स ए नॉन लीनियर. सो 3n-6. 15 में से 6 गए, कितने बचते? 9. बराबर है. ओके, नाउ वाटर इज ऑल्सो नॉन लीनियर. सो 3 into 3 9 - 6. 9 - 6 कितना हो गया आपका? 4. ओके, 9 - 6 3. So these are the total number of modes, fundamental modes of vibrations in particularly given molecules. Okay, now चलिए आगे बढ़ते हैं अपन. differentiate the following compounds on the basis of IR spectroscopy. एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन. लेट्स से एसिटाल्डिहाइड ये वाला हो गया और एसीटोन आपका ये वाला हो गया. लगभग दोनों भी सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन एसीटोन का जो कार्बोनाइल है वो 1715 पे आपका आता है
और एसिटाल्डिहाइड यानी कि जो अल्डिहाइड का कार्बोनिल है वो 1725 पे आता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, अलॉन्ग विद दैट अल्डिहाइड में CH स्ट्रेसिंग फ्रीक्वेंसी है जो 2800 पे आती है और एसीटोन में आपको वो देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है आपका एसीटोन एंड इथिल अल्कोहल। एसीटोन में मैंने आपको बताया कि 1715 का इम्पोर्टेंट पीक है आपका। और इथेनॉल में क्या होता है कि इथेनॉल मतलब CH3 देन CH2 देन OH। इथेनॉल में आपका OH है और OH आपका जो है ये 3200 से लेके 3400 यानी कि 3200 टू 3400 पर सेंटीमीटर पे एक ब्रॉड पीक आपको मिलेगा एंड दैट इंडिकेट दैट इट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट OH ग्रुप ना। सो यू कैन डिफरेंशिएट एनी फंक्शन ग्रुप यूजिंग व्हाट द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट है आपका डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, बाथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। बाथोक्रोमिक का मतलब क्या होगा, देखो हम इनका रिलेशनशिप पता लगा सकते हैं। दिस इज व्हाट दी Amax और ये हो गया आपका लैम्बडा इन नैनोमीटर। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसा हम लगा देंगे इसको, ठीक है ना। इफ़ अगर आपका वेवलेंथ बढ़ रहा है सो दैट इज कॉल्ड अ रेड शिफ्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट या आल्सो कॉल्ड एज ए बाथोक्रोमिक शिफ्ट ना, बाथोक्रोमिक शिफ्ट ना। और अगर आपकी इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर। दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट ना। सो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट मतलब इंटेंसिटी बढ़ना और बाथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब होता है आपका वेवलेंथ बढ़ना। ओके, गॉट इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जो मॉलिक्यूल्स आपको कुछ दिए गए उसमें से आपको पता लगाना है कि कौन कौन सा पॉसिबल ट्रांजिशन इनमें हो सकता है। लेट्स एग्जांपल इन मीथेन ओनली सिग्मा टू सिग्मा स्टार इज एक्सपेक्टेड। इन पिरिडीन में आपके पास क्या प्रेजेंट है, पिरिडीन मतलब क्या है, 6 मेंबर रिंग विथ नाइट्रोजन, पाई टू पाई भी होगा, N टू पाई स्टार भी होगा। इथेनॉल का मतलब CH3CHO मतलब अगेन पाई टू पाई स्टार एंड N टू पाई स्टार। नेक्स्ट एग्जांपल इथिलीन मतलब सिंपली ट्रिपल बॉन्ड, सो पाई टू पाई स्टार ओनली। सो ये पॉसिबल इसके ट्रांजिशंस आपको देखने को मिलेंगे इन कंपाउंड्स में, पिरिडीन, इथेनॉल और इथिलीन। इथेनॉल मतलब क्या है, CH3CHO, इसको बोलते हैं इथेनॉल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 पे क्वेश्चंस आपको क्या दिया गया कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग। मेटास्टेबल पीक किसको बोलते हैं। मेटास्टेबल पीक जो है जनरली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको देखने को मिलेगा। ओके, मेटास्टेबल पीक जो है इसका हम रेशो निकालते हैं, जनरली वो फ्रैक्शन में आता है हमेशा, राइट। और एक कोई लेट्स एग्जांपल मॉलिक्यूलर आयन आपका प्रेजेंट है, इससे हमारा एक फ्रैगमेंट बना है और इस फ्रैगमेंट का फर्दर फ्रैगमेंटेशन अगर हो गया, दिस इज कॉल्ड एज ए डॉटर आयन। इसको हम बोलते हैं डॉटर आयन और इसको हम बोलेंगे पेरेंट आयन, ठीक है। सो इन दोनों का रेशो लिया जाता है और जनरली ये हमेशा फ्रैक्शन में होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए मेटास्टेबल पीक विच इज़ वेरी शॉर्टेस्ट हाइट या उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर आयन पीक। मॉलिक्यूलर आयन पीक का मतलब ये होता है कि जो हमने मॉलिक्यूल लिया है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सबसे पहले उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन हो जाएगा। ओके, अब देखो मॉलिक्यूल पहले न्यूट्रल था आपका, दिस इज न्यूट्रल एंड गैसियस मॉलिक्यूल। ये पहले कैसे आपका, दिस इज न्यूट्रल एंड गैसियस मॉलिक्यूल, और हमने क्या किया, उस पर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, जिससे एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो गया। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूलर आयनाइजेशन। जो हमको मिला है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पेरेंट आयन। हम क्या बोलेंगे इसको, वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज ए पेरेंट आयन। ओके, और दोनों का भी मॉलिक्यूलर वेट हमेशा सेम ही होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। सिर्फ हम मॉलिक्यूलर आयन का क्या निकालते हैं, M/Z निकालते हैं, और सिंपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल का क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। रिमेंबर डिस्टिंक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। प्रेडिक्ट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच सिग्नल
इन द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। एक है आपका इथाइल एसीटेट। व्हाट इज इथाइल एसीटेट? इथाइल एसीटेट मीन्स CH3CH2O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, उसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट। एसिटिक एसिड से बना हुआ, दिस इज एसिटिक एसिड। ये पहले कौन था आपका? एसिटिक एसिड, और यहाँ पे लगा दिया मैंने इथिल। देखो क्या होता है कि हमको निकालना है इसकी मल्टीप्लिसिटी। इस CH3 के नेबर में कोई नहीं है, इसका मतलब ये हो गया सिंगलेट। इसको मैं लिखता हूँ सिंगलेट। एक सेकेंड, इस CH3 के नेबर में कौन है? CH2 है, सो n+1 के हिसाब से इसका आना चाहिए ट्रिपलेट। और इस CH2 के नेबर में कौन है? CH3 है, तो इसका आना चाहिए आपका क्वार्टेट। सो इथाइल एसीटेट में ट्रिपलेट, क्वार्टेट, ट्रिपलेट, ये रहेगी उसकी मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट आपको दिया है ब्यूटानोन। ब्यूटानोन का मतलब होता है CH3 CH2 CO एंड CH3, ये हो गया आपका ब्यूटानोन। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे CH3 देन CH2 देन CO देन CH3। ओके, बताइए इथाइल ग्रुप आ गया मतलब क्वार्टेट ट्रिपलेट। दिस इज ट्रिपलेट, दिस इज क्वार्टेट एंड दिस इज ऑल्सो सिंगलेट। हो गया, मतलब दोनों कंपाउंड आपको सेम ही दिए गए, दोनों का मल्टीप्लिसिटी कैसा है? सेम है। ओके, गुड, वेरी सिंपल क्वेश्चन पेपर, बहुत ही आसान आपको पूछा गया था यहाँ पे, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट आपको पूछा है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। चलिए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री मतलब ऐसी टेक्निक जो मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करती है। दैट टेक्निक यूज द एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला, यानी कि हमको मॉलिक्यूलर वेट आसानी से उस कंपाउंड का हम निकाल सकते। बेसिकली क्या होता है कि हम सैंपल लेते हैं, हमको सैंपल चाहिए होता है गैसीय स्टेट में, और उस सैंपल का सबसे पहले हम करते हैं आयोनाइजेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट या टंगस्टन फिलामेंट हम यूज़ करते हैं। इट अराउंड 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और सबसे पहली जो प्रोसेस होती है मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन। मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन का मतलब जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिक्यूल्स में, बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग जोन में के, वो हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। और फिर उसका हम करते हैं फर्दर फ्रेगमेंटेशन। जैसे M1 मिल गया, M2 मिल गया, M3 मिल गया, M4, कितने भी आपको फ्रैगमेंट मिल सकते हैं, जितने उसमें फ्रैगमेंट पॉसिबल हो गए। और इन सब फ्रैगमेंट को हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो। अब क्या होता है कि लेट्स से एग्जांपल, हमारे पास अगर ब्यूटानोन मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CO एंड CH3, क्या हो जाएगा? फ्रैगमेंटेशन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से फ्रैगमेंट होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, इन सब फ्रैगमेंट को हम ज्वाइन करेंगे, सो यू विल गेट द मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो एक सिंपल सा प्रिंसिपल आपका है किसका? मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस टेक्निक इज यूज टू फाइंड एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट। इट वे द मॉलिक्यूल, राइट? जैसे मशीन किसी को वे करती है, उसी तरह से मास स्पेक्ट्रोमेट्री आपके अननोन कंपाउंड को वे करता है और आप बताता है कि कितना मॉलिक्यूलर वेट है इसका। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, और में पूछा गया एक्सप्लेन द शील्डिंग एंड डिशील्डिंग इफेक्ट इन्वॉल्व इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विथ सूटेबल एग्जाम्पल। वेरी सिंपल, हाइड्रोजन है आपका, उसके नेबर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कम है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज़्यादा है? दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने निकाले। पहले केस में दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है? अपोज करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और जिसकी वजह से कैंसलेशन बहुत सारा हो जाएगा, और सच काइंड ऑफ द प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एज ए शील्डेड प्रोटॉन। इसको हम क्या बोलेंगे? शील्डेड प्रोटॉन। और नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या है? कम है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इसका मतलब अपोज भी बहुत कम करेगी, इसीलिए कैंसलेशन बहुत कम होगा, और सच काइंड ऑफ द प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एज ए डी शील्डेड प्रोटॉन। जैसे एरोमेटिक प्रोटॉन, ओलेफेनिक प्रोटॉन, अल्डिहाइडिक प्रोटॉन, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन, ये सब के सब क्या होते हैं? डी शील्डेड होते हैं। ठीक है, चलिए, गिव द M/E और M/Z वैल्यू फॉर द मॉलिक्यूलर आयन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। चलिए, आपको पहले दिया इथेन, इथेन का M/Z कितना आ सकता है? देखो
CH3 और CH3, इन दोनों में से सबसे पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, CH3 और ये CH3 दोनों मिला, कितना हो गया 15 15 30, मतलब M/Z इसका कितना आ रहा है 30 आ रहा है। मैंने कैसे निकाला ये, मैंने सीधा सीधा क्या किया, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, दोनों को सबका मॉलिक्यूलर वेट लगा दो, मास नंबर मिला दो, आपको मॉलिक्यूलर वेट इसका मिल जाएगा। 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, दिस इज Cl, दिस इज Cl। सबसे पहले क्या करना है आपको, रिमेंबर दिस थिंग, आपको आयनाइज करना है उसको, ठीक है। निकालो M/Z निकालो उसको। क्लोरीन का होता है 35, ओके। कितना है मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4 एंड Cl2। 2 कार्बन कितने हो गए 24, 24 + 4, 4 हाइड्रोजन के 24 + 4 कितना होता है 28, 28 और 70, 70 किसका, क्लोरीन का, तो 70 मतलब 98। अब देखो 98 होगा किसका, M/Z वैल्यू होगा किसका, डाइक्लोरो इथेन का। बट क्या होता है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, 35 और 37, तो इसलिए 98 भी होगा इसका, और पॉसिबल क्या होगा आपका 100 एंड 102, ऐसा भी आपका पॉसिबल हो सकता है उधर, बट आपका 92 आपको लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका इथेनॉल। इथेनॉल मतलब CH3CH2OH, और CH3CH2OH मतलब इथाइल, मतलब 15 और 14, 15 और 14 कितना होता है 29, 29 + 1 30, 46, मतलब M/Z फॉर इथेनॉल शुड बी 46, ओके। देन पैराब्रोमोफिनॉल, नाउ राइट डाउन पैराब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल कौन है ये, यहाँ पे OH लग गया और यहाँ पे Br लग गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, C6H5OBr। समझ में आ गया क्या, 6 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है आपके पास। 5 हाइड्रोजन कैसे आ गए, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, और ये वाला एक, टोटल 5 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, एक Br है। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालो इसका, कैसे कैसे निकालेंगे कार्बन 6, सो 12 × 6 कितना हो गया 72, 5 × 1 हाइड्रोजन कितना हो गया 5, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 1, ये हो गया 16, और ब्रोमीन होता है कितना 81 × 1, 79, सॉरी पहले 79 ले लो, ब्रोमीन का कितना होता है 79, 81 उसका आइसोटोप है, वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको मिलाओ सबको, और ये रहेगा आपका मॉलिक्यूलर आयन किसके लिए, पैराब्रोमोफिनॉल के लिए। सो 72 + 5, ठीक है। यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर, क्योंकि ऐसे नंबर्स को फटाफट मिलाना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, जिसका फटाफट हो सकता है वी कैन यूज़ इट, ओके। बट जनरली हम कैलकुलेटर भी आपको अलाउड है तो आप कर सकते हैं। 72 + 5 77 हो गया, +16, 77 + 16 ये हो गया 93, 93 और हो गया 79, ये हो गया 172, मतलब आपका 172 जो है ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर 172। अगर 79 कंसिडर किया है ब्रोमीन, तो अगर 81 ब्रोमीन किया तो 174 आएगा, ओके। दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर Q। नेक्स्ट है आपका R पे हम आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल। सिग्नल का स्प्लिटिंग होना मतलब क्या, एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग सिग्नल ऑफ द CH3CH2Br। स्प्लिटिंग होना मतलब नेबरिंग के साथ इंटरेक्शन होना, CH3 CH2 और Br, ऐसा आपका कंपाउंड दिया है। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि स्प्लिटिंग तब भी होगा जब दोनों हाइड्रोजन आपके अलग अलग होंगे। लेट्स से CH3 CH3 ये दोनों सेम है, ये कपल कभी होंगे नहीं, स्प्लिटिंग कभी होगा नहीं, लेकिन ये CH3 इसके साथ इंटरेक्ट हो सकता है और ये CH2 इसके साथ इंटरेक्ट हो सकता है। और हमारे पास रूल क्या है, N+1। N मतलब क्या, वेर N इज इक्वल टू नेबरिंग प्रोटॉन, नेबरिंग प्रोटॉन, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए कि CH3 को नेबर कौन है, CH2 है, तो N+1 के हिसाब से इसका कितना आना चाहिए, इसका आना चाहिए ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट मतलब ऐसा 1:2:1, 1:2:1 इसका इंटेंसिटी रहेगा। अब CH2 को नेबर कौन है, CH3 है, ठीक है, मतलब N+1 के हिसाब से इसका कितना आना चाहिए क्वार्टेट, इसका कितना आना चाहिए क्वार्टेट, और क्वार्टेट मतलब क्या होता है
1:2, 2:1:3:3:1. Okay, this is what the splitting pattern in CH3CH2Br. Okay, so this is about the first, second, third and fourth unit discussion. Remaining discussion will be carried out in the next session, so just stay with us. Thank you.